Hey guys, welcome back to Kaishin Capital. I hope you all are doing well. So today we are discussing credit analysis of financial statements. Basically days payable outstanding. 2 साल मैंने एक पब्लिक सेक्टर बैंक में काम किया था. वन ऑफ द टॉप मोस्ट बैंक है वो. और उसमें हमने क्रेडिट डिपार्टमेंट का ऑडिट किया था. बेसिकली क्रेडिट डिपार्टमेंट किस चीज़ के बेसिस पर सामने वाले को लोन देता है. तो ये चीज़ें बेसिकली कोई वीडियो अपलोड नहीं होती यूट्यूब पर. होती भी हैं तो बैंकिंग पर्सपेक्टिव से नहीं होती है, वो फंड मैनेजर के पर्सपेक्टिव से होती है कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा लगाओ उस रेशो को एनालिसिस करके. लेकिन आज मैं आपको इस तरह सिखाऊंगा कि आप बैंकिंग की नॉलेज भी ले लोगे, यानी बैंक किस प्रकार से इसको एनालिसिस करते हैं और कैसे स्टॉक मार्केट में जब अगर पैसा लगाने आप जाओ, है ना, तो आप कैसे इसको एनालिसिस करो. ठीक है भाई. तो डेज पेबल आउटस्टैंडिंग क्या होता है? पेबल मतलब बकाया और आउटस्टैंडिंग मतलब कितने दिन तक, यानी कितने दिन तक आप सामने वाले की पेमेंट रोक के रखते हो, यानी सप्लायर की. ओहो अच्छा. और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वन ऑफ द क्रूशियल जो रेशियोज है उनमें से एक है. क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल लिमिट हर बिजनेसमैन को, हर बिजनेस हाउस को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती ही होती है कि मुझे बड़ा धंधा चलाना है, वर्किंग कैपिटल चलानी है. वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वर्क करने के लिए जो डे टू डे बिजनेस में पैसा लगता है, दैट इज वर्किंग कैपिटल. अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. ये होती है नेट वर्किंग कैपिटल. मोटा मोटा भाई कितना पैसा फंस रहा है, यानी करंट एसेट से कितना पैसा आएगा और करंट लायबिलिटी कितना पैसा हमको देना है, तो इतने पैसे का हम पे गैप हो रहा है, वो हमारे गैप को पूरा करो बैंक वालों. तो बैंक इस गैप को पूरा करता है, वर्किंग कैपिटल गैप को. अच्छा ओके. तो ये एनालिसिस करता है बैंक. इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड वीडियो डालूंगा. देन कैश क्रेडिट आउट, कैश कन्वर्जन साइकिल, सॉरी. एंड उसके बाद बहुत सारी वीडियोस आएंगी. अभी तो पहला हमारी वीडियो है, धांसो वीडियो होने वाली है भाई. ठीक है. तो दिस इज डेज पेबल आउटस्टैंडिंग. कितने दिन तक बकाया रहता है? बकाया यानी कितने दिन तक पैसा बचा हुआ रहता है, हम सामने वाले को देते नहीं है. ओहो अच्छा ठीक है. अब ये आपको बता दिया मैंने बैंक कैसे एनालिसिस करता है. अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है. एवरेज स्टेट पेबल डिवाइडेड बाय टोटल परचेज. टोटल परचेज मतलब कितने पूरे साल में टोटल परचेज आपने कितनी की, आपने कितनी परचेज की, और एवरेज उसका निकाला जाता है ट्रेड पेबल का, यानी ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, यानी शुरुआत में कितने थे और अंत में कितने हैं, और उसको डिवाइडेड बाय 2, यानी उसका हम एवरेज निकाल रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं. औसत मतलब लगभग साल के दौरान कितने औसत रूप में आपके पेबल बकाया रहे. ओके. कितनी परचेजेस के मुकाबले. लेट सपोज ये है 50 लाख और ये है मान लो 500 लाख. 500 लाख का मतलब 5 करोड़. बैंकिंग में 500 लाख कहते हैं 5,000 लाख. 5,000 लाख का मतलब 5,000 लाख. 5,000 लाख का मतलब हो गया तुम्हारा 50 करोड़. तो 500 लाख का मतलब हो गया 5 करोड़. ओके. तो ये हो गया भाई. और इसको कर दो इंटू 365. ओहो, तो यहाँ पे 365 भी आता है वैसे तो. 365 कोई बात नहीं. ठीक है. तो कितना आएगा ये? कहाँ है भाई कैलकुलेटर? चलो भाई 5 डिवाइडेड बाई 2 तो 36 डिवाइडेड बाई ये हो गया तुम्हारा 10. ओहो यार, ये तो बहुत आसान था भाई, बहुत आसान था यार. ये तो कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती इसमें. तो 36 दिन, यानी 36 दिन तक सामने वाले की पेमेंट आप रोक के रखते हो. तो मैंने आपको बताया रेशो का मतलब क्या होता है. रेशो के तीनों डेज पेबल आउटस्टैंडिंग कितने दिन तक बकाया रहता है. उसके बाद एनालिसिस बता दिया भाई ये 36 दिन, यानी 36 मोटा मोटा मान के चलो 37 दिन तक आप तो पेमेंट करने ही नहीं वाले सप्लायर की, यानी आप 38वें दिन करोगे, 40वें दिन करोगे, इतना तो तुम रोक के चलते ही हो पैसा. अच्छा ठीक है भाई. अब बैंक इसको एनालिसिस कैसे करता है? ये तो आपके बैलेंस शीट से हो गया एनालाइज. अब बैंक क्या करेगा? सबसे पहले देखेगा अच्छा इसका मतलब ये है, तो पहले है क्या, तो क्या बनाता है? मैं तो बनाता हूँ भाई चप्पल. ओहो चप्पल बनाता है, मैंने मैन्युफैक्चरर हूँ, यानी मैं फीता वगैरह खरीदूंगा बाहर से, रबड़ खरीदूंगा, चप्पल बनाऊंगा, बेचूंगा. अच्छा चप्पल इज माई इन्वेंट्री. चप्पल मतलब मैं आपको बता दूं स्लीपर, जिसको हिंदी नहीं आती. चलो भाई स्लीपर. फुटवेयर जूता बनाता होगा. ठीक है भाई. तो अब वो होगा क्या, सबसे पहले आपका एनालिसिस होगा इंडस्ट्री वाइज, यानी अब जो चप्पल की इंडस्ट्री, यानी रिलैक्सो बहामास, आई थिंक, इतना तो मैं एनालिसिस करता नहीं इन चीज़ों का. तो चप्पलों की इंडस्ट्री का एनालिसिस किया जाएगा. चप्पल की इंडस्ट्री में कितनी कितनी कंपनीज हैं, और उसका एक एवरेज डीपीओ निकल जाता है. एवरेज डीपीओ, डेज पेबल आउटस्टैंडिंग, यानी मोटा मोटा चप्पल वाली इंडस्ट्री में, फुटवेयर इंडस्ट्री में जो है वो मोटा मोटा जो डीपीओ है वो है 35 दिन. ओहो अच्छा. एवरेज यानी 35 दिन तक तो हर कंपनी वाला, यानी जो भी कंपनीज हैं उस इंडस्ट्री में, या फिर कोई भी रिलैक्सो वाला है या कोई भी है,
अगर या तो आप मैन्युफैक्चरर हो या आप बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, वो इतना टाइम तो लगा रहा ही है सामने वाले को पैसे देने में, 35 दिन, और तुम लगा रहे हो 37। आप 2 ही दिन तो ज़्यादा है, तो इसमें कोई रेड फ्लैग नहीं है। रेड फ्लैग का मतलब है अर्ली मॉर्निंग सिग्नल, कि बैंक बोलेगा अरे भाई साहब, अगर इसका 35 दिन का एवरेज है इंडस्ट्री का और तू ले रहा है 120 दिन, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो बैंक बोलेगा भाई नहीं, हम तुझे फंडिंग नहीं करेंगे। तो मान लो ये 35 दिन है और ये 37 दिन है, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे कोई रेड फ्लैग नहीं है। और मान लो ये 35 दिन, मान लो ये होता, वैसे तो मैं होता नहीं है, बट मैं आपको हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, मैं 10 दिन, वो भाई 10 दिन का एवरेज है, 10 दिन के अंदर पेमेंट हर कंपनी वाला, हर बैंक वाला, सॉरी हर बिजनेस वाला सामने वाले को कर दे रहा है, सप्लायर को, अपने रॉ मटेरियल के लिए। तो एक बात बता, तू 37 दिन क्यों ले रहा है भाई, 27 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है? तो इस चीज़ का एनालिसिस किया जाता है। तो ये है पूरा कंसेप्ट आपका इंडस्ट्री एवरेज, यानी इंडस्ट्री वाइज आपका एनालिसिस किया जाएगा। देखिए वैसे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, लेकिन हम आपको अभी, आप सब्र रखिए, है ना। एक साथ 56 भोग खाते हो तो पेट खराब जाता है, इसलिए एक एक करके खाना खाना है। पहले रायता पिया, फिर सलाद खाया, इस तरह से खाना पड़ता है। एक साथ खाओगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो भैया ये तो हमने समझा दिया, को रेशियो क्या होता है। सबसे पहले इंडस्ट्री वाइज एनालिसिस किया जाएगा। अब रेशियो का ट्रेंड एनालिसिस होगा, यानी पिछले साल की बैलेंस शीट वगैरह तेरी बता रही है कि तेरा जो एनालिसिस था, जो तेरा डीपीओ था, यानी डेज पेबल आउटस्टैंडिंग, वो था 35 दिन। अच्छा, यानी तो 35 दिन में पेमेंट करता था, और इस साल तेरा 38 हो गया। अबे ये बढ़ा क्यों? तेरे सेल वेल तो सब बढ़ रही है, तेरा बिजनेस अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो एक बात बता, तो सप्लायर से इतना क्रेडिट लेके हो रहा है, अब तेरे पास जब कैश जनरेट हो रहा है, तो तू पेमेंट क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, तो इसका मतलब ये है, डीपीओ के साथ ना इंडस्ट्री एनालिसिस देख लिया, अब डीपीओ के साथ 3 चीज़ें और एनालिसिस होती है। इन तीनों को समझने से पहले एक चीज़ और समझो, जिससे आपको ये रेशियो पूरा क्लियर हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल होती क्या है? आपके पास कैश आया, अपने कैश बिजनेस में इन्फ्यूज़ किया, उससे आपने इन्वेंट्री खरीदी, किससे? सप्लायर से। फिर इन्वेंट्री को आपने WIP बनाया, मतलब कार्य प्रगति पर है। उसके बाद आपने उसको बेच दिया, बेच के आपका डेटर जनरेट हो गए। डेटर जनरेट हो या कैश जनरेट हो? कैश जनरेट हुआ तो बैंक क्या बोलेगा, भाई कैश जनरेट हो ही गया, बैंक उसमें क्या करेगा, करंट एसेट है आपकी। लेकिन डेटर जनरेट हुए, अब 3 चीज़ों को एनालाइज किया जाता है। देखो, सबसे पहले कैश, डेटर और आपका सप्लायर। ओहो, ये हो गया आपका सप्लायर, ठीक है, तो ये तो हो गया ख़त्म। चलो जी, तो सप्लायर से संबंधित जो हमारा रेशो था वो था डीपीओ। अब बैंक बोलेगा यार एक बार बता, अगर ये क्रेडिटर को पेमेंट नहीं कर रहा है, सप्लायर को पेमेंट नहीं कर रहा है, तो क्या पता इसके पास कैश ही ना हो। तो आपके कैश से संबंधित एक हमारा रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड कैश कन्वर्जन साइकिल। कैश कन्वर्जन साइकिल बताती है कि कितने दिन में आप कैश कन्वर्ट कर पा रहे हो। अच्छा, तो इसका एनालिसिस किया जाता है। इसकी वीडियो अब इसके बाद या 2-3 दिन बाद हम डाल देंगे, तो ये भी हम समझाएंगे। और डेटर मतलब रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एक आप अपनी सेल्स के मुकाबले कितना डेटर जनरेट कर पा रहे हो, कितने डेटर जनरेट कर पा रहे हो। अच्छा, ये भी होता है। और एक आपका ये रह गया, ये भी एनालिसिस किया जाता है। इन्वेंट्री से जुड़ा हुआ एक रेशियो है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, IHP। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का मतलब ये होता है कितने दिन तक आप इन्वेंट्री अपने गोडाउन में होल्ड करके रखते हो। मान लो बैंक बोलेगा, अच्छा एक बात बता यार, इंडस्ट्री बोलती है कि हमारा जो IHP है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, वो 30 दिन है। यानी मोटा मोटा हम 30 दिन तक तो सामान अपने गोडाउन में रखते हैं, क्योंकि बिकने में टाइम लगता है, और तू उसे 60 दिन तक अपने गोडाउन में रख रहा है, तो बहुत दिक्कत है। तो इस चक्कर में क्या होता है भाई, फिर रेड फ्लैग्स अराइज होते हैं। तो 4 रेशियो को एनालाइज किया जाता है, सॉरी 3 को, एक तो तुम कर ही रहे हो ना, तो इसके साथ आप 3 रेशियोज को एनालाइज करते हो। पहला कैश कन्वर्जन साइकिल, देन रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एंड थर्ड इज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन चारों को जब एनालाइज किया जाता है, फिर अंत में निष्कर्ष में कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि भाई बोरर को पैसा देना है या नहीं देना। तो ये था आपका रेशियो एनालिसिस। इंडस्ट्री वाइज हमने पढ़ा कि इंडस्ट्री में कैसे एनालिसिस हो रहा है। अब मार्केट इंटेलिजेंस निकाली जाती है। लो, 3 ही पॉइंट देखे जाएंगे मोटा मोटा इस रेशियो में, क्योंकि इतना हाई फाई रेशियो ही है नहीं। इंडस्ट्री में कितना एवरेज चल रहा है वो आपने देख लिया। मार्केट इंटेलिजेंस, अब मार्केट में सर्वे होता है। देखो, बैंक की बहुत जान पहचान होती है, आप बैंक को बच्चा समझो, कुछ भी समझो, लेकिन बैंक की बहुत पकड़ होती है मार्केट में। बैंक पता लगा लेगा, भाई देख तेरे मान लो ये चांदनी चौक में धंधा करता है, कौन, ये जो बंदा सप्लायर, अभी जो ये बिजनेसमैन बैंक से लोन लेने आ रहा है, चांदनी चौक के और बोरोवर से पता करा जाएगा जो और बैंकों से लोन ले रहे हैं, या ऐसे बंदों से पता किया जाएगा जो लोन नहीं ले रहे लेकिन उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो लेंगे, पता लगाएंगे। भाई सोर्स तो पता ही होता ही है आपको, क्योंकि बैंक की रिटेल ब्रांचेस होते हैं, उनको पता रहता है। RM के बहुत सोर्सेज होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर के। वो बोलेगा भाई, अरे भाई इसमें इसके तो 30 दिन का एवरेज है और तू अभी भी 37 दिन दिखा रहा है। तो इस तरह से मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट निकाली जाती है। अच्छा ठीक है, अब हमने कई चीज़ें एनालाइज की कि भाई पहले तेरे 35 था, अब 38 हुआ,
और तेरे इंडस्ट्री में इतना चल रहा है, मार्केट एवरेज इतना है, तेरे इतने रेशियो हैं, तो ये है मोटा मोटा आपका डेज पेबल आउटस्टैंडिंग। और आपको कोई भी इस वीडियो के रिगार्डिंग डाउट हो तो आप हमारे कमेंट में हमें हमें इत्तला करिए, हमें हमारा हमारा उत्साहवर्धन कीजिए कि भैया आप अच्छी वीडियोस बना रहे हो। हमारी वीडियो से कोई भी शिकायत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका रिप्लाई देंगे। तो यह है मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट। और अब क्या रह गया, तो भाई वही है, फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या एनालाइज करोगे, आईटीआर देखोगे, इसकी जीएसटी रिटर्न देखोगे, भाई कितनी जीएसटी ये सप्लायर सप्लाई कर रहा है, जीएसटीआर R1, जीएसटीआर और R1 से पता लगेगा आपने कितनी सेल करी, वो रिटर्न जाती है। फिर जीएसटीआर 2 भी और 2A 2B बेसिकली आपके ऑटो पॉपुलेट होती है, जीएसटी पोर्टल से पता लग जाएगा आपने कितनी परचेज करी है। ओहो, तो बेसिकली बैंक अभी यहाँ ये एनालाइज करेगा, बैंक आपकी सेल नहीं दिख रहा, बैंक आपकी देख रहा है परचेज, तो जीएसटीआर 2B यानी जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की रिटर्न होती है जीएसटीआर 2A, तो जो ऑटो पॉपुलेट होती है वो ऑटो जनरेट हो जाती है आपके पोर्टल पे। अच्छा, तो उससे आपकी परचेज निकाली जाएगी। तो इस तरह से कई चीज़ें देखी जाएंगी भाई। आज के लिए तो इतना ही रखो टॉपिक को, क्योंकि फिर ये बहुत बड़ा एक रेशो बन जाएगा। जब हम सारे रेशोज़ को एनालिसिस करेंगे फिर आपको मैं अपने लैपटॉप में आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाऊंगा कैसे इसको एनालाइज किया जाता है। स्क्रीनर ऐप से, एक ऐप है screener.in, तो उसमें आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे इस रेशियो को। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।